री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का ढांचा क्या होता है ना। ये देखो दो तरीके के होते हैं री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, प्राइमरली फैकल्टेटिव और एक ट्रीटी। फिर ट्रीटी में भी दो तरीके के निकल आते हैं, प्रोपोर्शनल ट्रीटी और नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी। फिर प्रोपोर्शनल ट्रीटी में फर्दर 4 तरीके की कैटेगरी होती है, कोटा शेयर ट्रीटी, सरप्लस ट्रीटी, ऑटो फैक्ट ट्रीटी और पूल्स। और नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी में दो तरीके के, एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी और स्टॉप लॉस ट्रीटी। तो देखो सबसे पहले दो में गया, फैकल्टी ट्रीटी, फैकल्टिव और ट्रीटी में। फिर ट्रीटी में भी दो प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल, फिर प्रोपोर्शनल में 4 और नॉन प्रोपोर्शनल में 2। तो ये ढांचा होता है री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो हम सबसे पहले जो फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस है उसकी बात कर लेते हैं। तो फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस एक तरीके का री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक टाइम पर केवल एक सिंगल पर्टिकुलर रिस्क के री इंश्योरेंस की बात करता है। और फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस में आपको हर एक ट्रांजैक्शन को, मतलब कि हर एक रिस्क को इंडिविजुअली नेगोशिएट करना पड़ेगा री इंश्योरेंस कंपनी के साथ। दोनों पार्टी का अपना फ्री विल होता है, वो मतलब कि सीडिंग कंपनी चाहे तो ऑफर दे या ना दे, और री इंश्योरेंस चाहे तो ऑफर एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूँ फैकल्टेटिव इंश्योरेंस का। तो देखो मान लो एक कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके पास 12 तरीके के 12 रिस्क हैं, 10 रिस्क हैं वो मान लो ये हेल्थ इंश्योरेंस के हो गए, ठीक है, या फिर इसमें से कुछ और जो भी मान सकते हो, 2-2 करोड़ के हैं लेकिन ये रिस्क, ठीक है, 10 रिस्क है 2-2 करोड़ का, और एक रिस्क है 20 करोड़ का, और एक रिस्क है इसके पास 17 करोड़ का। तो ये जो 10 रिस्क है इसके लिए तो ये क्या कर लेगा, ट्रीटी री इंश्योरेंस कर लेगा। ठीक है, कि ट्रीटी री इंश्योरेंस मतलब एक ग्रुप में इकट्ठा करके कहेगा कि हाँ इन सब की मेरे को री इंश्योरेंस चाहिए। बट देखो ये अब नॉर्मल रिस्क है कि नहीं है, ये एक रिस्क सीधा 20 करोड़ का हो गया, ये जबकि टोटल 10 रिस्क मिला करके 20 करोड़ के थे, और ये सीधा एक रिस्क की 20 करोड़ का, फिर ये एक रिस्क 17 करोड़ का हो गया। तो इन दोनों के लिए अलग अलग से, ऐसा नहीं है कि क्या ये नहीं बोल सकता कि जो 2 रिस्क है इसका आप इंश्योरेंस कर दो, नहीं, इसको अलग अलग से नेगोशिएट करना पड़ेगा सीडिंग कंपनी के साथ, नई री इंश्योरेंस कंपनी के साथ। इसको अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो ये एबनॉर्मल रिस्क जब आते हैं ना तब फैकल्टेटिव इंश्योरेंस करवा जाता है। ये तो नॉर्मल रिस्क है, सब लोग करवा रहे हैं ना, तो इसमें कोई बात नहीं है। और फिर ये जो यानी इस रिस्क का क्या किया जाएगा, ट्रीटी इंश्योरेंस, इन दोनों का फैकल्टेटिव। अभी जो ट्रीटी इंश्योरेंस कराया जा सकता है इसमें तो ऐसा हो सकता है कि भाई 8 रिस्क का प्रोपोर्शनल हो गया और 2 रिस्क का नॉन प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम देख लेते हैं कि फैकल्टेटिव इंश्योरेंस कब यूज़ किया जाता है, जब हमारा जो ऑटोमेटिक कवर है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक कवर एग्जॉस्ट होगा कि नहीं, कि अगर जितने भी 2-2 करोड़ वाले आएंगे वो आप रख लेना, ये बोलता है इंश्योरेंस कंपनी को। बट ये 2 करोड़ वाला थोड़ी आया तो सीधा 20 करोड़ 17 करोड़ के आ गए, तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक कवर है वो क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। और कह रहा है रिस्क इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रीटीज, कह रहा है कि जो रिस्क है वो ट्रीटीज जो इंश्योरेंस है उससे अलग हट करके है, इंक्लूड नहीं हो सकता ट्रीटी में। जाहिर सी बात है इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि इनका नेचर ही अलग है, अब नॉर्मल है ना। फिर कह रहा है कि री इंश्योरेंस ट्रीटीज हैव नॉट टू बी ओवर बर्डन फॉर एबनॉर्मल रिस्क, वो यही बात कर रहा है, सेकंड बात ही कह रहा है कि आप जो री इंश्योरेंस जो ट्रीटी री इंश्योरेंस है उनमें आप इसको नहीं डाल सकते, नहीं तो ओवर बर्डन हो जाएगा रिस्क का, बिल्कुल ओवर बर्डन हो जाएगा। कहाँ 2 करोड़ का रिस्क, कहाँ 20 करोड़ 17 करोड़ का रिस्क हो गया, है ना। कह रहा है व्हेन इंश्योरेंस हैज नो ऑटोमेटिक कवर, अरे ये तो फर्स्ट पॉइंट ही हो गया ना कि ऑटोमेटिक कवर या तो एग्जॉस्ट हो गया, या तो ये कह लो कि उसके पास कोई ऑटोमेटिक कवर है ही नहीं, तो फर्स्ट पार्ट को ही रिपीट कर रहे हैं। तो वेयर टेक्निकल गाइडेंस इज रिक्वायर्ड एट ईच स्टेप ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, या फिर कोई ऐसा रिस्क हो जहाँ पे मान लो आप उस बिजनेस में नए हो या बिजनेस में कभी गए नहीं हो, ठीक है, फर्स्ट पार्टी आपके पास आई है, तो आप एज इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो आप क्या करते हो, ये आगे फर्दर फैकल्टेटिव इंश्योरेंस की तरह आपके दूसरे कंपनी को दे देते हो इंश्योरेंस को, और उसको बोलते हो कि तुम मेरे को बताते रहिए हो कि मेरे को क्या क्या करना है, क्योंकि जो ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी है उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उसको टेक्निकल गाइडेंस चाहिए री इंश्योरर की। तो हमारे पास 4 पॉइंट हैं, ऑटोमेटिक कवर हैज एग्जॉस्टेड, या फिर दूसरी तरह से ये कह लो कि वेयर इंश्योरेंस हैज नो ऑटोमेटिक कवर, फिर रिस्क इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रीटीज, क्योंकि इन सभी रिस्क को ट्रीटी या फिर इंश्योरेंस में नहीं डाल सकते हो, या फिर उस तरीके से कह लो कि इंश्योरेंस ट्रीटीज हैव नॉट टू बी ओवर बर्डन फॉर एबनॉर्मल रिस्क। और 5वां वेयर टेक्निकल गाइडेंस इज रिक्वायर्ड एट ईच स्टेप ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। तो इन सब के लिए हमने एक कहानी बना रखी है, ये देखो,
प्रीति जिंटा ट्रीट में रेयरली ही फास्ट फूड खाती थी, फिर भी ऑटोमेटिक हैवी होती जा रही थी, जिससे उसकी लाइफ को रिस्क हो रहा था। अब तुम हैवी हो गए, तुम्हारे शरीर में चर्बी बढ़ेगी तो कमर में दर्द शुरू होगा और 50 तरह की बीमारियां तो आ ही जाती है ना, जैसे अदनान सामी को हो गई थी। तो प्रीति जिंटा ट्रीट में रेयरली ही फास्ट फूड खाती थी, फिर भी ऑटोमेटिक हैवी होती जा रही थी, जिससे उसकी लाइफ को रिस्क हो रहा था। तो पतला होने के लिए उसने डाइटिशियन से टेक्निकल गाइडेंस ली। देखो ट्रीट में क्या है, ट्रीटिस, और ट्रीटिस में 2 पॉइंट आते हैं कि ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटिक नहीं, ट्रीट में 2 पॉइंट आते हैं कि आप ये एक्सक्लूड किए जाते हैं, री इंश्योरेंस जो ट्रीटी री इंश्योरेंस एक्सक्लूड किए जाते हैं, या फिर ट्रीटी को ओवरबर्डन नहीं करने के लिए इन्हें अलग से किया जाता है। फिर आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब इनका ऑटोमेटिक कवर ख़त्म हो गया या फिर इंश्योरर के पास ऑटोमेटिक कवर है ही नहीं। फिर आता है हैवी एंड एबनॉर्मल रिस्क, मतलब जाहिर सी बात है जो फैकल्टेटिव इंश्योरेंस है वो हैवी और एबनॉर्मल रिस्क होते हैं ना, इसे अब ट्रीटी के साथ आप रख ही नहीं सकते हो, नहीं तो ट्रीटी क्या हो जाएगा, ट्रीटी ओवरबर्डन हो जाएगा। फिर तो टेक्निकल गाइडेंस, जब जो ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी है उसको टेक्निकल गाइडेंस चाहिए होती है री इंश्योरेंस से, तब वो फैकल्टी इस तरीके का इंश्योरेंस करती है। तो हाँ, इसका कनेक्टर भी देख लो कि प्रीति जिंटा पतली होकर फैकल्टी बन गई। तो फैकल्टेटिव इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे पॉइंट हैं, तो प्रीति जिंटा पतली होकर फैकल्टी बन गई, तो आपको याद हो जाएगा कि प्रीति जिंटा वाली कहानी है। अब देखो हमने फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस देख लिया, अब हम देखते हैं ट्रीटी री इंश्योरेंस। ट्रीटी री इंश्योरेंस 2 तरीके के हमने देखे, एक होता है प्रोपोर्शनल ट्रीटीज जिसमें 4 तरीके की ट्रीटीज आती हैं, और एक होता है नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटीज जिसमें 2 तरीके की ट्रीटीज आती हैं। तो प्रोपोर्शनल ट्रीटी में क्या होता है, such treaties are based on pro rata apportionment of the sum insured premium या losses according to the predetermined percentage या ratio। तो इस तरीके की जब हम ट्रीटी करते हैं जिसमें कि जो एक जो भी इंश्योरेंस होता है, जो भी सम इंश्योर्ड होता है या फिर प्रीमियम होता है या फिर लॉस होता है, जो कुछ भी बेस आप ले लो, उसको आप क्या करते हो, एक प्री डिटरमाइंड परसेंटेज या रेशियो में बांट देते हो कि इतना मैं रखूंगा, इतना तुम रखना। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल ट्रीटीज। अब देखो किस किस तरीके से बांटते हैं, उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनल ट्रीटीज की 4 कैटेगरी बनाई गई है। ये देखो, पहला है कोटा शेयर ट्रीटी। कोटा शेयर ट्रीटी में वही सिंपल रेशियो की तरह है कि इसका 40% मैं बियर करूंगा, बाकी 60% आप बियर करना, ठीक है। एक प्री डिटरमाइंड या स्पेसिफाइड मतलब परसेंटेज या रेशियो में होता है कोटा शेयर ट्रीटी। फिर होता है सरप्लस ट्रीटी। सरप्लस ट्रीटी कोटा शेयर ट्रीटी के बाद आता है। जैसे कि कोटा शेयर ट्रीटी में बोला था कि भैया 10 करोड़ का लॉस की संभावना है, 10 करोड़ के लॉस की संभावना है तो 6 करोड़ आप बियर करना, 4 करोड़ मैं बियर करूँगा 60-40 की रेशियो में। लेकिन जो लॉस का अमाउंट है वो बढ़ गया, क्योंकि अब कोरोना वायरस आ गया, तो 10 करोड़ का लॉस नहीं, अब तो 20 करोड़ का लॉस होगा। अब 20 करोड़ का लॉस होगा तो 6 करोड़ का तो वो भरेगा, और बाकी 4 करोड़ का तो ये भरना ही भरना है, बाकी 10 करोड़ का लॉस भी इसको भरना पड़ेगा। तो 10 करोड़ का लॉस ना भरना पड़े, इसके लिए जो एक्सेस जो लॉस हो गया है परसेंटेज से भी एक्सेस में जो लॉस हो रहा है, उसके लिए ये सरप्लस ट्रीटी करता है। फिर अब मान लो कोरोना के केस और ज़्यादा बढ़ने लगे, तो अब 20 करोड़ का नहीं 25 करोड़ का हो गया, तो अब बाकी जो, अब देखो 10 करोड़ का तो यहाँ पे हो गया कि भैया 6 तू कर लियो 4 मैं करूँगा। अब फिर लेकिन लॉस कोरोना वायरस के कारण 20 करोड़ हो गया, नहीं 10 करोड़ लॉस एक्स्ट्रा हो गया, तो 10 करोड़ का इसने क्या किया, सरप्लस ट्रीटी करवा ली। अब लॉस 20 करोड़ से भी बढ़ गया 25 करोड़ हो गया, तो 25 करोड़ का भी ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑटो फैक्ट ट्रीटी करवा लेगा। यानी सरप्लस ट्रीटी के भी एक्सेस में अगर कोई लॉस होता है तो उसको आप इंश्योरेंस कराते हो, तो उसको कहते हैं ऑटो फैक्ट ट्रीटी। यानी कोटा शेयर ट्रीटी से ऊपर गया तो सरप्लस ट्रीटी, सरप्लस ट्रीटी से भी ऊपर गया तो ऑटो फैक्ट ट्रीटी हो जाता है। फिर एक होता है पूल्स। कहता है कि मान लो कंपनी काफ़ी सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में डील करती है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में करती है, फायर इंश्योरेंस में करती है, मनी इंश्योरेंस में करती है, लाइफ इंश्योरेंस में करती है। तो कंपनी सीधा सीधा कहती है कि मैं जितनी भी मेरी हेल्थ इंश्योरेंस आएगी आप उसको री इंश्योर्ड कर लेना। यानी एक पूल बना करके सभी जो एक पर्टिकुलर टाइप के इंश्योरेंस है उन सबको डाल देती है और बोलती है आप इसको कर देना री इंश्योरेंस, उसे कहते हैं पूल्स। तो प्रोपोर्शनल ट्रीटी की 4 तरीके होते हैं, और हमने देखा कि इनमें किस तरीके से जो है वो रेशियो पे और या फिर परसेंटेज पे बांटा जाता है। अब आती है नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी। तो इसमें देखते हैं क्या है।
Such treaties are categorized by a distribution of liability between the ceding company and the reinsurer on the basis of losses rather than the sum insured as in the case of proportional reinsurance। तो proportional reinsurance की केस में जैसा हमने किया था कि सम इंश्योर्ड या फिर प्रीमियम या फिर लॉस के बेसिस पे हमने एक परसेंटेज डिसाइड कर लिया था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो प्रोपोर्शनल ट्रीटी नहीं है वो क्या होता है, वो नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी होता है। तो देखो किस अब नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी होता है ना, उसके दो तरीके होते हैं, एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी और स्टॉप लॉस ट्रीटी। देखो देखने में सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट नाम में डिफरेंस है, बाकी दोनों काम एक ही करते हैं। इसमें क्या होता है कि ओवर एंड अबव अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लॉस। इसमें क्या होता है कि इसने बोला कि भैया देखो लॉस तो कितने का है मुझे नहीं पता, ठीक है, अगर मैं बोलूँ 10 करोड़ का है तो बाद में 12 करोड़ हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि तुम्हारी एस्टिमेशन गलत है। तो देख लो इतना चेंज हो सकता है, 10 से 12 करोड़ लॉस हो सकता है, बट मैं लॉस सिर्फ 4 करोड़ का ही बियर करूंगा, बाकी के तुम्हें बियर करने पड़ेंगे, चाहे 10 करोड़ हो चाहे 12 करोड़ हो। प्रोपोर्शनल ट्रीटी में क्या था, इसने बोला था कि 4 करोड़ मैं बियर करूंगा, टोटल लॉस 10 करोड़ का है, तो बाकी 6 आप बियर कर लेना, बट इसमें ऐसा वो कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ अपना वाला डिटरमाइन कर रहा है कि मैं सिर्फ 4 करोड़ बियर करूंगा, बाकी इसके एक्सेस जो भी होगा वो आपको आप बियर करना पड़ेगा। यानी मैं अपना लॉस क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, तो इसको स्टॉप लॉस ट्रीटी बोल देते हैं। और उसके वहाँ से क्या बोलेंगे, देखो जो सीडिंग कंपनी है उसके यहाँ से बोलेंगे स्टॉप, उसके पर्सपेक्टिव से तो बोलेंगे स्टॉप लॉस ट्रीटी, क्योंकि वो अपना लॉस जो है स्टॉप कर रहा है। फिर जो रीइंश्योरेंस कंपनी है उसके पर्सपेक्टिव से बोलेंगे एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी, मतलब 4 करोड़ के ऊपर जो भी लॉस आया वो उसे रीइंश्योरेंस को बैक बियर करना है, इसलिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी बोल देंगे रीइंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से आप नाम याद रख सकते हो, बाकी दोनों सेम ही है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटीज की, हम वो भी देख लेते हैं कि प्रीमियम इज़ नॉट कैलकुलेटेड ऑन सेशन। मैं वैसे बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे ना प्रोपोर्शनल ट्रीटी में जो है वो प्रीमियम पे किया जाता है ना, या फिर सम इंश्योर्ड पे किया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई कमीशन नहीं होता है। यहाँ पे कमीशन पे किया जाता है प्रोपोर्शनल ट्रीटीज में, बट यहाँ पे कोई कमीशन पे नहीं किया जाता है, यहाँ पे प्रीमियम पे किया जाता है। और भी प्रीमियम हर एक सेशन के ऊपर कैलकुलेट नहीं किया जाता। जब आप हर एक रिस्क को सीड कर रहे हो तो और उसको हर एक रिस्क के सेशन के ऊपर आपको प्रीमियम पे करना है ना, यहाँ पे जो सीडिंग कंपनी है उसके पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर प्रीमियम को कैलकुलेट किया जाता है, सिर्फ एक सिंगल पर्टिकुलर सेशन के ऊपर नहीं क्रिएट किया जाता है। और जो प्रीमियम की रेट है वो भी पहले से ही डिटरमाइन होती है, हर साल में, मतलब हर साल के शुरू में ही डिटरमाइन हो जाती है, बट ये हर साल चेंज भी हो सकती है। अगर प्रीमियम इनकम लॉस रेशियो में चेंज होता है तो ये प्रीमियम का जो रेट है इसमें भी चेंज हो जाता है, बट साल के शुरू में ही क्या होता है, प्रीमियम का रेट प्री डिटरमाइंड होता है। या फिर अगर कोई घटना घट गई जो कि रीइंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारा जो प्रीमियम का रेट है वो बढ़ जाएगा, तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो भी प्रीमियम का रेट जो है चेंज हो जाता है। तो मैं दोबारा से बता दूँ कि इसमें कमीशन नहीं पे किया जाता है, बल्कि प्रीमियम पे किया जाता है एक प्री डिटरमाइंड रेट से, और प्रीमियम भी सिंगल सेशन पे या ईच सेशन पे नहीं कैलकुलेट किया जाता है, बल्कि टोटल जो सीडिंग कंपनी का जो टोटल पोर्टफोलियो उसके ऊपर क्रिएट किया जाता है। और जो कॉस्ट ऑफ जो रीइंश्योरेंस है, कॉस्ट ऑफ अभी इसमें रीइंश्योरेंस क्या आ रही है, प्रीमियम, बट ये प्रीमियम जो है ये भी चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम इनकम, लॉस रेशियो, या फिर कोई मार्केट इंश्योरेंस है जो कि मार्केट सिचुएशंस है जो कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, अगर वो सिचुएशन अकर हो जाता है तो